सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल दैट इज 20th of April to 26th of April. So moving on to the first news, that is Union Cabinet has approved the continuation of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Part 3 till March 2028. That is क्या है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी इन द ईयर 25 ऑफ दिसंबर 2000 को, और ये जो डिफरेंट फेजेस में आई थी दैट इज 1, 2 एंड 3। थर्ड फेज जो है हमारा 2025 तक चलना था, अब उसको एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने कहाँ तक कर दिया है, मार्च 2028 में। 2029 में इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस हैं, तब ये इसको रिव्यू किया जाएगा। इस स्कीम का मेन एम क्या है, दैट इज टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज, यानी जितनी भी कनेक्टिविटीज का जो भी इशू है वो सारा किसके अंडर आएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर। ठीक है, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड पंचायती राज, और इसका टोटल आउटले जो है वो है दैट इज 83,977 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये टोटल आउटले है, और इसका मेन एम क्या है, हमें विकसित भारत बनाना है, दैट इज एट द रेट ऑफ 2047, यानी कि 2047 तक हमें हमारा देश जो है उसको विकसित बनाना है। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। Moving on to the second news, that is cabinet clears 2% DA hike as the pay demand build ahead of 8th pay commission. अब क्या कह रहा है ये, कह रहा है जो यूनियन कैबिनेट है ना उसने अप्रूव किया है, क्या अप्रूव किया है उसने, 2% हाइक दिया है किसमें, डियरनेस अलाउंस में और डियरनेस रिलीफ में। तो पहले तो आपको बताना चाहिए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ होता क्या है। तो देखिए आपको पता है जब भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन आता है, यानी कि जब भी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए आपकी 10 रुपये इनकम है और उस 10 रुपये इनकम से आप पहले 5 रुपये वाले पार्ले जी बिस्किट जो हैं वो 2 पैकेट खरीद पाते थे। अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ कि अब वो जो 5 रुपये वाला पैकेट था, मान लीजिए उसका रेट हो गया 10 रुपये, अब आपकी इनकम कितनी है, 10 ही रुपये है, वो इंक्रीज नहीं हुई है, तो अब आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर पाएंगे, एक। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो परचेजिंग पावर में फॉल आता है, उस फॉल को कंपनसेट करने के लिए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें दिया जाता है क्या, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस में क्या होता है, बेसिकली जो भी आपकी सैलरी होती है उसके अंदर वो डीए जो भी दिया जाता है, सैलरी का जितना परसेंट भी डीए होता है उसको ऐड ऑन करके फिर आपको टोटल सैलरी दी जाती है, ताकि परचेजिंग पावर जो आपकी कम हुई है, यानी इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट पड़ा है उसको क्या करना, वापस से कंपनसेट करना। तो ये मेन एम होता है। नाउ क्वेश्चन इज कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ में क्या डिफरेंस है। तो डियरनेस अलाउंस जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है जो कि अभी एक्टिवली सर्विस में काम कर रहे हैं, ठीक है। और डीएनएस रिलीफ होता है फॉर रिटायर्ड या पेंशनड पीपल, ठीक है, जिनको पेंशन आ रही है, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है, बस उनको अपनी पेंशन का उतना परसेंट मिलता है, जबकि डीए जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी का मिलता है। मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है, मान लेते हैं आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज, अब गवर्नमेंट ने आपको 40% डीएनएस अलाउंस देना है, ये आपकी बेसिक पे है, ठीक है। इसका अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12,000, यानी कि आपको अब जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, 30,000 प्लस 12,000 दैट इज 42,000 रुपीज मिलेगी डीए जुड़ने के बाद। तो ऑब्वियसली जब भी ऐसा कुछ होता है तो लोगों की इनकम में क्या आता है, इंक्रीज आता है। अब अगर डियरेंस रिलीफ की बात करें, मान लीजिए कोई भी पेंशनर है, उसकी पेंशन आ रही है 20,000, अब उसका जो भी 40% होगा, से 40% हो गया आपका 8,000 रुपीज, तो अब आपको 28,000 रुपीज मिलेंगे बढ़ के। तो दिस इज नोन एज व्हाट, डीएनएस अलाउंस एंड डीएनएस रिलीफ। अब वो कह रहे हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम 2% हाइक कर रहे हैं, यानी 2% बढ़ा रहे हैं डीए को अहेड ऑफ द, यानी 8th पे कमीशन लाने से पहले पहले हम डीए में भी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ये कब से ला रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जनवरी 2026, यानी कि लागू चाहे जब भी कर रहे हो, लेकिन आपको जो भी पैसा है वो पीछे से मिलेगा। जैसे कि अब कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो जो भी एरियर बनता है आपका फॉर द जनवरी, फेब्रवरी एंड मार्च मंथ, वो सारे एरियर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ पहले कितना था हमारा, 58% मिलता था, और अब वो बढ़कर कितना हो गया, 60% हो गया, बोथ फॉर पेंशनर्स एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं कि जो भी ये डीए कैलकुलेट होता है, यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है दैट इज
AICPI इंडस्ट्रियल वर्कर वाला जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बेस ईयर क्या है, तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नीचे। अभी ये भी रिवाइज हुआ है, जब बाकी सारे जितने भी हमारे बेस ईयर्स रिवाइज हुए थे तो हमारा इसका बेस ईयर भी रिवाइज हुआ है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है इसका बेस ईयर। ओके, तो 2001 था पहले बेस ईयर और अब बढ़ाकर 2016 कर दिया है। कब? 2020 में इस बेस ईयर को इंक्रीज कर दिया था, सितंबर 2020 में। तो अब इसका इंडस्ट्रियल वर्कर्स का बेस ईयर क्या है? 2016। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज पता होना चाहिए, ठीक है। Now moving on to the next news, India's China resumed bilateral trade understanding after Ladakh row। तो आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करते हैं तो 2020 में आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो है मेजर टेंशन्स चल रही थी। किसकी वजह से? जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स हो रहा था, लद्दाख में जो हमारे सोल्जर्स थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया था, जिसके बाद से जो है इंडिया और चाइना जो है उनके बीच में जो एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो बंद हो गई। प्लस ट्रेड भी हमने क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। अब फिर से वापस से चीज़ें ठीक करने के लिए जो भी पहली बायोलेटरल SCO समिट होने वाली है जो कि न्यू दिल्ली में होगी, वहाँ पर जो है चाइना के काउंटर पार्ट्स आएंगे और इससे रिलेटेड जो है डिस्कशंस होगी, ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद फॉलोइंग दैट जो भी ब्रिक्स की मीटिंग होनी है जिसको इंडिया होस्ट करेगा, मैंने आपको बताया भी था 2026 में, जिसके लिए एक टैगलाइंस भी थी, एक लोगो भी, लोटस शेप का लोगो जो है वो भी रिलीज किया गया है। जो आप मुझे बताएंगे इसमें 5 कलर्स कौन से थे, ये मैंने पिछले वाले उसमें ही बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीक वाला जो न्यूज सेशन है उसको देखिए। मैंने सारे प्रॉपर आपको ब्रिक्स की कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो बताया था, किसके पास हेडशिप है, इससे पहले किसके पास थी, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब आपकी बारी है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि इसका फ़ायदा आप लोगों को हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। moving on to the next news, Rajnath Singh to attend 2026 SCO Defense Minister meet at Bishkek। तो आपको पता है कि SCO है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी समिट होने वाली है और राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, वो जाएंगे बिश्केक किर्गिस्तान में फ्रॉम 27 से 28 अप्रैल 2026 टू अटेंड द 23rd SCO मीट, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके की मीटिंग्स होती हैं SCO के अंडर। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वहाँ पर कौन जाते हैं? हमारे PM या प्रेसिडेंट जाते हैं। और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी कि जो भी हम रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि मोस्टली या तो फॉरेन मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे ही कोई ना कोई काउंटर पार्ट जाता है इंडिया की तरफ से और वो जाकर इंडिया को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये मेन मीटिंग है वो कहाँ पर होने वाली है? 2026 में कहाँ होगी? किर्गिस्तान बिश्केक में। और जो हमारी जो दूसरी है 2027 में कब होगी? पाकिस्तान इस्लामाबाद। ये हम किसकी बात करें? हेड ऑफ द स्टेट की बात करें। और हेड ऑफ गवर्नमेंट वाली कहाँ पर होगी? तजाकिस्तान, 2026 में तजाकिस्तान में होने वाली है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट द SCO। SCO क्या है? एक यूरेशियन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2001 में फॉर्म हुई थी, 15 जून 2001 शंघाई में। अब इसकी अगर हम मेंबर्स की बात करें, स्टार्टिंग में ये बना था एज शंघाई 5 1996 में, ठीक है। तब 5 कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो हमारे पास जो है उस टाइम पे कंट्रीज थी, ठीक है। तो इसमें ओरिजिनली हमारे पास चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान था। फिर 2001 में उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। आफ्टर दैट हमारे पास जो है कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया? इंडिया जो है उसने ज्वाइन किया है 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठा ज्वाइन किया था। देन ईरान ने 2023 में और बेलारूस ने 2024 में। तो टोटल कंट्रीज कितनी हो गई? अब इसमें 10 हो गई है। लास्ट ज्वाइनिंग भी पूछे जाते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मोर ओवर अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी कंट्री नहीं है? तुर्कमेनिस्तान जो है वो नहीं है। तो इसको आपको याद करने की टेक्निक भी बताई है कि तुर्कमेनिस्तान के होने का तुक ही नहीं है, ठीक है। तुक से याद कर लीजिए कि इस कंट्री के होने का तो तुक ही नहीं है, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया, इंडिया पाकिस्तान ने 2017 में, देन ईरान एंड देन बेलारूस। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशियन है। सेक्रेटरीट इसका बीजिंग में है। और जो रैट्स है, रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में टू कम्बैट द 3 इवल्स ऑफ टेररिज्म,
सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। बेसिकली टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए उन्हीं का ये काउंटर पार्ट बॉडी है, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। और इसकी मेन डिसीजन बॉडी है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, जो मैं आपको बताई रही थी, जो कि हर साल मिलते हैं टू डिस्कस ऑल दिस इश्यूज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और एससीओ के स्टैटिक फैक्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट न्यूज इज कोर सेक्टर श्रिंक 0.4% इन मार्च ड्यू टू सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। तो 5 मंथ के लो पर पहुंच गया है हमारा कोर सेक्टर का जो ग्रोथ है। अब कोर सेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने कई बार बताया हुआ है, वो मेन 8 सेक्टर्स जिसके ऊपर हमारी इकॉनमी की स्ट्रेंथ टिकी है, यानी कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबका टोटल प्रोडक्शन हम काउंट करते हैं थ्रू आईआईपी, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि एनएसओ मॉस्पी इशू करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें, इसमें से अब 8 कोर सेक्टर होते हैं, यानी 8 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके बिना हमारी इकॉनमी मूव नहीं कर सकती, वर्क नहीं कर सकती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हमारी इकॉनमी के लिए। और वो 8 सेक्टर्स कौन से हैं उसको याद करने की टेक्निक भी कई बार बताई है, फर्न्स सी क्यूब। ठीक है, तो फर्टिलाइजर मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आपको, फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्न्स सी क्यूब मतलब 3 बार सी आएगा, दैट इज कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, देन फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, एन से नेचुरल गैस, एस से स्टील। ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है और इसका उस आईआईपी में, जैसे मान लीजिए ये सभी इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है, उसके अंदर ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है और इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का परसेंटेज कितना है, 40.27%। ये इसका टोटल वो है। ठीक है, इनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं कि इन्हीं की ग्रोथ से हमारी इकॉनमी की ग्रोथ का भी पता चलता है। ठीक है, ओके और इसको जारी कौन करता है, डीपीआईआईटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारा जो डिपार्टमेंट है वो इसको लॉन्च करता है। ओके, नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्रॉसेस 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स। अटल पेंशन योजना क्रॉसेस 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स। तो अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो एक और योजना जो है इस बार न्यूज़ में आ गई है, दैट इज अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है, पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अब इसमें क्या होता है कि इसको ये लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को। इसको एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब कि इसका देखरेख का काम कौन करते हैं, पीएफआरडीए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, 18 to 40 ईयर्स के जो भी लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। ऑब्वियसली कोई 18 ईयर्स का इंसान और एक 40 ईयर्स का है, इसके बीच में जो भी लोग आते हैं इस एज ग्रुप में, उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, अब 18 साल वाला अभी से शुरू करेगा तो कम पैसे देने पड़ते हैं, 40 वाले को ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं 40 ईयर्स तक। फिर उसके बाद जब वो 60 साल के हो जाते हैं, उसके बाद उनको एक सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी पेंशन जो है वो, मतलब उनको एक तरीके की पेंशन मिलती है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो एक टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए और वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब पेंशन क्या होती है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, मिनिमम और मैक्सिमम ये है 1000 से 5000 तक, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बन जाती है और वो आपको दी जाती है। इसकी टैगलाइन क्या है, अटल पेंशन योजना का साथ है तो जीवन का सुरक्षा कवच साथ है। अच्छा, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वाई दिस इज इन न्यूज़। पहले ये पढ़ लेते हैं कि अटल पेंशन योजना के 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। 9 करोड़ सब्सक्राइबर समझते हैं जिन लोगों ने इसमें एनरोल कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है। और ये डाटा कब का है, 21 अप्रैल 2026 का है, जब हमारे टोटल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज जो हैं वो कितने हो गए, 9 करोड़ हो गए। और इस साल 1.35 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने क्या किया, सब्सक्राइब किया इस योजना के लिए। ठीक है, अब इसका जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी मान लीजिए हस्बैंड ने ये पेंशन योजना ले रखी है, वो काम करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और अब क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद जो पेंशन है, जो उसने कंट्रीब्यूशन किया, उसका अमाउंट उसके स्पाउस को यानी उसकी वाइफ को मिल जाएगा। वाइस वर्सा, अगर कोई वाइफ काम कर रही है तो उसकी डेथ के बाद उसके हस्बैंड को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई दी थी कि कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपका एक अकाउंट होना चाहिए। इसका स्कीम में जो है संपूर्ण सुरक्षा कवच, एक कंप्लीट सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है कि 60 साल की एज के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी आपको एक प्रॉपर इनकम मिलती रहेगी। ठीक है, अब बात करें तो डेथ का मैंने आपको केस में बता दिया, प्री मैच्योर एग्जिट करना है आपको। अगर 60 साल से पहले आपको आपके पैसे चाहिए ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन
आपको मिल जाएगा, आपका सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, प्लस जो इसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे मान लीजिए 18 साल के हैं तो आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे प्लस गवर्नमेंट कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, तो ऐसे 2 हिस्से में कंट्रीब्यूशन होगा। तो कह रहे हैं अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं बिफोर 60s तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है बस वो आपको मिल जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। एक्सेप्शन की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई बीमारी है तो उस टाइम पे आपको पहले भी जो है वो फुल अमाउंट दिया जा सकता है, ओनली इन द एक्सेप्शनल केसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड साउथ कोरिया एम टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड। तो अभी जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में ही पढ़ा था कि न्यूजीलैंड और इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ऐसे ही इंडिया और साउथ कोरिया ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम सेपा भी बोलते हैं, वो साइन किया है। ठीक है। और जो पीएम थे हमारे साउथ कोरिया के, वो आए हुए थे विजिट पे इंडिया में। इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको साइन किया था 2010 में, अब तो रिन्यू करने आए थे 2026 में। अगर हम बात करें कि इंडिया और साउथ कोरिया का रिलेशन कैसा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट ट्रेड डेफिसिट जो है वो फेस करती है। मोर ओवर इंडिया बेसिकली क्या करती है, आयरन, स्टील, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट आइटम्स, इन चीज़ों का ही क्या करती है, ज़्यादा इम्पोर्ट करती है और कोरिया हमको बेसिकली एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एआई चिप्स और हार्डवेयर, यानी बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। आई होप समझ में आ गया होगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस पता होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू UNESCAP, ठीक है, तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन एशियन पैसिफिक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकॉनमी जो है वो 6.4% पे ग्रो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारी इंडियन इकॉनमी 2026-27 में जो है वो 6.6% से ग्रो करेगी। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो 2026 में 6.4% पे ग्रो करेगी और 2027-28 में 6.6% पे ग्रो करेगी। अब रिलीज वार्निंग अबाउट राइजिंग कॉस्ट ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइस और फूड शॉर्टेज की वजह से ये सब चीज़ें जो है उन्होंने फोरकास्ट की हैं। बट बाकी आपको ये फोरकास्ट याद नहीं करने होते, बस रीज़न ठीक है आपको पता है तो इतना मोर देन इनफ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस इंस्टीट्यूट का, दैट इज़ इन बैंकॉक। ठीक है, 1947 में फॉर्म हुआ था और इसका मेन एम क्या है, जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसमें क्या है 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, ये भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए पेपर में। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इकोनॉमिस्ट अशोक लहरी एंड साइंटिस्ट गोवर्धन दास बिकम नीति आयोग वाइस चेयरमैन एंड मेंबर। तो आपको पता है नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बना है, रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। अब इसका मेन एम क्या है, बात करते हैं तो मेन इसके कौन कौन हेड्स होते हैं। एक होते हैं चेयरमैन, जो हमेशा पीएम होते हैं, जो भी पीएम होंगे कंट्री के वो उसके हेड भी होंगे। ठीक है, वाइस चेयरमैन जो कि थे सुमन बेरी, उनकी जगह पर अब आगे हैं कौन, अशोक लहरी जी, जो कि कहाँ से, वेस्ट बंगाल से हैं। सेकेंड थिंग, और एक होते हैं इसके सीईओ। अब नीति आयोग के सीईओ कौन है, मैंने आपको अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले ही न्यूज़ में उनका नाम पढ़ाया था, दैट इज़ निधि चिब्बर। निधि चिब्बर कौन बनी है, वो सीईओ बनी है। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन कौन हो गए, अशोक लहरिया जी, सीईओ हो गए निधि चिब्बर जी। ठीक है, और वाइस चेयरमैन ने किसको रिप्लेस किया है, सुमन बेरी को, यही सब लिखा हुआ है। ये ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ भी काम कर चुके हैं लहरी जी, और मेंबर भी रह चुके हैं 15th फाइनेंस कमीशन के। अब और अगर हम गोवर्धन दास की बात करें जो कि मेंबर बने हैं, दैट्स वैसे नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस आपको वाइस चेयरमैन का याद रखना है। 3 पोस्ट के जो हेड्स हैं उनका नाम आपको याद रखना है। अशोक लहरी जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इलेक्शन कमीशन में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगले कोई भी एग्जाम होगा तो इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़, बाय 30.2% पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया रीच अ हिस्टोरिक हाई इन फिस्कल ईयर 2025-26। कह रहा है कि जितना भी पेटेंट है हमारा, वो सब क्या है, वो उसका पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो बड़ा है। तो पेटेंट होता क्या है, इट्स लाइक अ कॉपीराइट। ठीक है, जो कि कितने सालों के लिए मिलता है, 20 सालों के लिए मिलता है। जो से कोई भी आपकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पेटेंट ले सकते हैं। अब पिछले साल 1,10,375
जो है वो पहले थी और इस साल कितनी हो गई है 1,43,729 फाइल हो गई है, यानी कि 30% जो इंक्रीज़ आया है पेटेंट एप्लीकेशन जो फाइल हुई है। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मेनली जो मैकेनिकल मतलब जो मेन सेक्टर्स हैं वो कंप्यूटर सेक्टर है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी फील्ड्स में हमारे जो है पेटेंट्स में हाइक आया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सबसे पहला तो पेटेंट कितने सालों के लिए मिलता है। यूजीसी नेट में एक बार जीआई टैग से रिलेटेड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जीआई टैग या पेटेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि वो कितने सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसको कौन देता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है सबसे ज़्यादा पेटेंट तमिलनाडु, देन कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र के पास है अंडर द पेटेंट एक्ट 1917, और इसका बेस ईयर जो वो लेके चलते हैं वो है दैट इज़ 2016। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक न्यूज़। आई होप आपको सारी न्यूज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ अपना होमवर्क कीजिए। मोर ओवर ये जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, तो अब आपको मैं मंथ वाइज, जैसे मान लीजिए अप्रैल की, जब ये अप्रैल का कंप्लीट हो जाएगा मंथ, तो मैं आपको अप्रैल की कंबाइंड एक पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। इसकी पीडीएफ फॉर्म में आपको न्यूज़ प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि जो भी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सुन आप यहाँ से लीजिएगा, कंटेंट उसमें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और वो आपको कहाँ मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। ठीक है, अभी उसमें सब्सक्राइबर्स तो कम ही है, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितने भी कॉन्टेंट मैं प्रोवाइड कराती हूँ उसके पीडीएफ्स मैं वहीं पर डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बाकी सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।